वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिक बाबा। कुमार सानू और उदित नारायण के बीच का जो झगड़ा है, जो झगड़ा से ज़्यादा जो फैंस झगड़ते हैं, वो बहुत पुराने समय से 90 से ही चल रहा है। बहुत पहले से ही इसकी शुरुआत हो गई और आज भी उसका उतना ही ज़्यादा जोर शोर से जोश के साथ ये फाइट करते हैं। मैंने इस बारे में तो आप जानते हैं बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए थे जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि क्यों ये कौन किससे आगे है, या क्यों किसका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, या क्यों ये होता है, ये जो फाइट का जो सूत्र है, वजह है, वो क्या है। इस बारे में कुछ इस विषय में चर्चा करने की कोशिश करी थी। तो ये 2-3-4 व्लॉग मैंने उदित नारायण और शानुदा के ऊपर जो डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है या फाइट है उसके बारे में बनाया था। तो उस वक्त तो खैर काफ़ी बहस छिड़ी थी। मैं जानता था कि ये कंट्रोवर्शियल इशू है क्योंकि मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, जब हम यंग थे, यूथ में, यंग से लेकर यूथ तक, यंग एज से लेकर यूथ तक जब पूरा फॉलो किया, देखा है कि किस तरह से 90s में भी फैंस लड़ते थे और और फैंस ही नहीं, इवन प्रेस में भी अक्सर ऐसा आता था कि ऐसा लॉबी बन गया था कि कौन किसको सपोर्ट करे। तो एक ग्रुप था जो शानुदा को सपोर्ट करता था, एक ग्रुप था जो उदित नारायण का फैन था, फॉलोइंग था, तो उसको बड़ा चढ़ा कर लिखते थे। हालांकि पलड़ा भारी शानुदा का ही था, ये तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वो आजकल के बच्चे नहीं जानते इतना, या जो 2000 के बाद जिन्होंने जो थोड़ा ग्रो अप किया है या शानुदा के गाने सुनने शुरू किए हैं, वो नहीं जानते, वो चीज़ नहीं जानते, वो चीज़ नहीं समझ सकते हैं कि 90s में किस तरह से शानुदा का जो एक जो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए हो गया है दोबारा बताना क्योंकि मैं कोई भी एपिसोड बना रहा हूँ और कुछ भी मैं बता रहा हूँ शानुदा के बारे में, तो उनके जानने वाले, उनके जो डिट्रैक्टर्स हैं, वो भाग कर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ उदित नारायण के ऊपर डाल दे रहे हैं कि मतलब बेवजह, जहाँ कोई कंटेक्स्ट भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ की, मैं शानुदा के बारे में कुछ और बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग ले आ रहे हैं कि उदित नारायण और मतलब क्यों ज़्यादा अच्छे हैं या जो भी हैं, और उसको लेकर ये लोग बहस कर रहे हैं, मतलब बेवजह ही कर रहे हैं। जिसको मैं पहले भी मैंने बताया था कि मैंने 2-3 ब्लॉग बना लिए हैं जब शानुदा उदित नारायण के पीछे, अब मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसका ये बहस का कोई अंत नहीं है इस बहस का। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि एक गाना एक सब्जेक्टिव चीज़ है, म्यूजिक जो मुझे पसंद है आपको नहीं भी पसंद हो सकता, तो ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग उस हिसाब से चेंज होता रहता है। जो जिसका फैन है वो तो रहेगा, चेंज भी नहीं कर सकते। और क्यों आप एक गाना क्यों किसी को ज़्यादा पसंद है, इसका कोई डिफिनेशन, इसका कोई सॉलिड लॉजिक नहीं होता है। ये चॉइस की बात है, पसंद की बात है, आपकी रुचि की बात है, आपका कान कितना, आपको समझ कितनी है गाने की, तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कितना तवज्जो देते हैं। तो इसलिए इस पर बहस करना मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जैसे मैं बताया कि लोग इतना परेशान हैं इस बात को लेकर कि शानुदा की तारीफ मैं क्यों करता हूँ या उनके बारे में मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ, मैं कुछ भी बात करता हूँ शानुदा के बारे में, उदित नारायण के फैंस एक तो उनको अगर ज़्यादा दे आर श्योर कि उदित नारायण बहुत ग्रेट है या जो भी है, तो उनको एक तो इस चैनल में आने की ज़रूरत ही नहीं है। कि बहुत सारे व्यूअर्स ने भी मेरे उनको कमेंट किया जो शानुदा के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसमें आने की ज़रूरत क्या है आपको, लेकिन ये लोग मानते नहीं, ये लोग ज़बरदस्ती घुस के आते हैं और उदित नारायण को लाना ही लाना है इनको। तो ये प्रूव करने के लिए उदित नारायण ग्रेट है और शानुदा इतने बड़े ग्रेट नहीं। देखिए ये बहस तो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच में भी चलता है, आज भी चलता है, लेकिन हाँ इतना वायलेंट नहीं होता है। लेकिन ये है कि रफ़ी साहब के जो फैंस हैं वो अक्सर किशोर दा को इतना बड़ा नहीं मानते हैं और इस बात का वो हवाला देते हैं कि वो बहुत क्लासिकली ट्रेंड सिंगर हैं, तो बहुत अच्छे हैं ये वो। तो इसमें भी आप फिर वही बात है कि आप बहुत दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि हाँ किशोर कुमार इज़ द बेस्ट या मोहम्मद रफ़ी इज़ द बेस्ट, लेकिन इट्स मैटर ऑफ चॉइस। सबका अपना अपना अपनी रुचि रहती है, सबका अपना अपना फैन फॉलोइंग रहता है। तो बहस या फाइट तो हमारे जाने के बाद भी ये चलता रहेगा, शायद 50-60 साल 100 साल भी चलता रहे, क्योंकि जो लॉबी है, अलग अलग बंटवारा होना वो तो है ही है। और ये जब तक चीज़ें हेल्दी रहें या जब तक नॉर्मल रहें या आप कुछ आपका कुछ तर्क संगत रहे बातचीत, और उसके आधार पे आप अगर डिवाइड करते हो कि मतलब डिवीजन करते हो कि ये ग्रुप, एक ग्रुप बोलता है कि उदित नारायण अच्छा है, फिर क्या समझ में आता है कि हाँ उसमें कोई बात है। अगर आप फिर सुनने लायक भी होता है कि आप क्या आपका मतलब पॉइंट है कि मतलब किस वजह से, अगर टेक्निकली बात करें, एक तो रुचि की बात होती है कि वो सब्जेक्टिव चीज़ है कि आपको क्या नापसंद है, पसंद है, वो तो आपकी रुचि है, ठीक है, उस पर ज़्यादा लॉजिक नहीं काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेक्निकलिटीज़ की या स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें ये जो है थोड़ा बहुत जो है तर्कसंगत हो जाता है, विवाद जो है या बातचीत जो है, तो तर्कसंगत हो जाए तो सुनने में अच्छा लगता है, फिर समझ में भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है वो क्यों अच्छा है या क्यों ये क्यों खराब है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती की बात करो कि नहीं, जैसे बता देते कि मोनोटोनस है, डाइवर्सिटी नहीं है शानुदा में, और नज़ल वॉइस है, ये है वो है, कोई उनमें मतलब वो नहीं है, खूबी नहीं है, ऐसी जब बातें करने लगते हैं इनका कोई इनके साथ मतलब तर्क भी नहीं हो पाता है। क्योंकि आप तर्क किस आधार पर करोगे, जिस बात का कोई आधार ही नहीं है, आप अगर कुछ भी बोलने लगो तो मतलब नहीं है उस पर बात करने का। लेकिन मैं अगेन याद दिलाना चाहता हूँ जो लोग नए हैं मेरे व्यूअर्स, या जो लोग इस मेरे पहले ब्लॉग्स नहीं देखे हो या कोई और सवाल उनके मन में, उनको मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक तो बात होती है, देखिए सिंगर अच्छा है, बुरा है, ग्रेट है, स्मॉल है, इस पर अगर हम बात ना भी करें, थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए, क्योंकि एक अगेन मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव चीज़ है। आप कुछ जैसे रन स्कोर तो है नहीं कि आपने 100 रन बनाया या इतने सेंचुरीज बनाया तो आप बहुत महान हो गए, या आपके फील्ड ऑन फील्ड परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा तो आप छोटे हो गए, ऐसा तो है नहीं, कुछ इस हिसाब आप ऐसा कर नहीं सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको छोटा बड़ा, कौन छोटा सिंगर है कौन बड़ा सिंगर है, इस पर बहस करना बेकार है। बात होती है इम्पैक्ट की, जो असर रहता है, और एक होता है ड्यूरेशन या लॉन्जिविटी हम जिसे कहते हैं, कितने देर तक आप चलते हो, कितना देर आपका असर रहता है।
तो असर को हम जैसे इम्पैक्ट कहते हैं। तो इम्पैक्ट जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगेन वही बात आती है कि सिंगर बड़ा है छोटा है ये डिसाइड कौन करेगा, ये करना बहुत मुश्किल है। मैं एक किसी सिंगर का बहुत बड़ा नाम करूंगा कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, और दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं नहीं है, तो इस पर बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि हाँ भाई आपकी रुचि है, हो सकता है आपको गाना अच्छा लगे ज़्यादा। लेकिन इम्पैक्ट की जो बात होती है, और इम्पैक्ट की बात अब किशोर दा को देख लीजिए। मोहम्मद रफ़ी बहुत बड़े सिंगर हो सकते हैं, मन्ना डे भी बहुत बड़े सिंगर हैं, दोनों ही क्लासिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड सिंगर्स हैं, लेकिन इम्पैक्ट जो किशोर दा का है वो हम आज भी देख सकते हैं। आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ हिज डेथ हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनके गाने बजते हैं। सारा एफएम उनके गानों से पूरा भरा पड़ा है। कहीं भी आप जाइए, आज भी कहीं शादी में जाइए, कहीं डिस्को में जाइए, किशोर दा का गाना बजेगा ही बजे। मैं तो वाटर पार्क में भी किशोर दा का गाना बजता है। तो इतना इम्पैक्ट है उनका, इससे ये समझ में आता है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ हिज डेथ ही इज स्टिल रूलिंग द म्यूजिक वर्ल्ड। जितने रिमिक्सेस होते हैं, या आप बाहर जाइए यूरोप में, अमेरिका में, कहीं जो गाने बजते हैं, जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा किशोर दा के गाने बजते हैं। शायद उसके बाद सोनू निगम और कुमार सानू इनके गाने बजते हैं, लेकिन टॉप में आपका हमेशा किशोर दा है। तो वो तो ट्रेंड भी नहीं थे, तो भाई जो रफ़ी साहब के फ़ैन है या किशोर कुमार के अगेंस्ट है, जो लोग बोल सकते हैं कि भाई वो तो ट्रेंड भी नहीं है, क्लासिकली ट्रेंड कितने बड़े बड़े सिंगर है रफ़ी साहब, मन्ना डे कितने बड़े, तो उनके आगे तो किशोर दा कुछ भी नहीं, फ्लैट गाते थे, मोनोटोनस गाते थे, सिंपल गाते थे, यू कैन टेल दिस थिंग्स। लेकिन इम्पैक्ट नकार नहीं सकते हो आप। किशोर दा का लास्ट सॉन्ग 16 लाख में बिका है, नीलाम हुआ है। इट इज़ सो, लोग मर रहे हैं आज भी 80% बच्चे हैं, यूथ हैं, किशोर दा के गाना गाते हैं, उस पर ही डांस करते हैं, वही स्टेज पर गाते हैं, वही, और किशोर दा जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा गाना गाना चाहते हैं, उसे भारी आवाज़ ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। लोग पागल है किशोर दा के लिए। जब शानू दा आए थे, किशोर दा की डेथ हुई थी, किशोर दा की जैसी आवाज़ चाहिए थी, इसलिए वो उनका एक बहुत बड़ा उनका जो पायदान था, वो स्टेपिंग स्टोन था उनको आगे बढ़ने के लिए, वो किशोर दा के गाने गाकर हुआ था। सोनू निगम रफ़ी साहब के गाना गा रहे थे, लेकिन इतना नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि क्रेज़ जो किशोर दा का था वो कोई वो जगह नहीं ले सकता है। तो ये होता है इम्पैक्ट, ये होता है असर। ऐसा कुछ शानू दा का था, और वो 90s में जिन्होंने देखा है या एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, वो दौर जिया है, उससे ज़्यादा कोई नहीं इस बात को बता सकता है। इसका गवाही साक्षी जो है हम हैं, तो हम जानते हैं कि किस तरह से उनका इम्पैक्ट था, और किस तरह से शानू दा ने आकर उदित नारायण हो या उस समय के जो दौर के जो सारे बड़े बड़े सिंगर्स थे, उनका मार्केट साफ कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। भले 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, जो डिट्रैक्टर से बोलते हैं वो तो 4 ही साल चले, 3 ही साल चले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर वो, मेरे हिसाब से वो 90 से 97 तक या 98 तक ही वॉज ऑलमोस्ट मतलब रूलिंग तो फर्स्ट हाफ में तो रूलिंग था ही, इवन 97 98 में भी ही वॉज वेरी मच देयर एंड हिज प्रेजेंस वॉज फेल्ट। तो ये जो दौर था 7-8 साल का, दैट वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ द 90s। सबसे अच्छे गाने उस समय बने, क्योंकि 80s के एंड आते आते गाने खराब होने लगे थे, हम जानते इतने अच्छे गाने नहीं थे, मेलोडी वॉज लॉस्ट, जैसा 2005-6 के बाद हुआ था। बीच में 4-5 साल जब तक अरिजीत सिंह आए और प्रीतम आए तो थोड़ा चेंज होने लगा, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आए, उससे पहले बीच में थोड़ा डाउन हो गया था, म्यूजिक अच्छा नहीं बन रहा था। वैसे ही उस समय हुआ था। आफ्टर किशोर दास डेथ, R.D. Burman had reduced the number of songs। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर भी सब नए आ रहे थे, तो इतना अच्छे से वो लोग जम भी नहीं पाए थे, उनके म्यूजिक इतने अच्छे भी नहीं हो रहे थे, फिल्में भी अच्छी नहीं बन रही थी, तो कुल मिलाकर एक माहौल अच्छा नहीं था गाने का। 87, 88, 89, 90 ये दौर जो था, उसके बाद शानू दा ने आके पूरा चेंज कर दिया। शानू दा के लिए यही गाना बनने लगे, एक तरह से नए सिरे से एक मेलोडी शुरू हुआ, मेलोडी का दौर आया। ये नहीं कि सारे गाने मेलोडियस नहीं हो सकते, एक फिल्म में या एक दौर में 1000 तरह के गाने होते हैं, कुछ रैप होते हैं, कुछ ऑब्सीन होते हैं, सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं, या कुछ इतने मेलोडियस नहीं भी होते, लेकिन एक जो मोटे तौर पर एक जो ट्रेंड शुरू हुआ, वो एक मेलोडी का दौर शुरू हुआ। और उसमें एक बहुत बड़े जो लीड सिंगर थे इस मेलोडी का, जो मतलब वाहक थे, जो इसको आगे बढ़ा रहे थे, वो थे कुमार सानू। क्योंकि जैसे बता रहा था, म्यूजिक भी उनके लिए बनता था, और सारे म्यूजिक डायरेक्टर कहीं ना कहीं दिमाग में रहता था कि एक नया गाना शानू दा के लिए तो बनाना है ही है, और प्रोड्यूसर का डिमांड था, डायरेक्टर्स का डिमांड था। तो ये दौर ऐसा बदल गया। और ये जैसे मैं बता रहा था कि उदित नारायण हो या जो भी सिंगर्स हो, सूर्य वाटेकर, विनोद राठौड़, अमित कुमार, जो भी उस समय गा रहे थे, सबका मार्केट ऑलमोस्ट साफ कर दिया था शानू दा ने। क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआती दौर पे एक फिल्म में 6-6, 7-7 गाने शानू दा के रहते थे, एक गाना किसी और सिंगर को मिलता था, और वो गाना भी हिट नहीं होता था। और अगर बाई चांस अगर कुछ 6 गाने में से 5 गाने किसी और ने गा दिया और एक गाना शानू दा ने गाया, तो हिट शानू दा का गाना होता था। ये कोई भी नहीं नकार सकता है। ये जो भी वो समय जिया, या कोई भी आप कैसेट उठा के देख लो उस समय का, कोई भी सीडी उठा के उसके बाद का देख लो, उसमें ये वो बिल्कुल एक स्टेटेड फैक्ट था। ये एकदम कोई इसमें दो राय थी ही नहीं कि शानू दा का गाना अगर रहेगा तो वो गाना हिट होना ही होना है। बहुत कम ऐसा हो, इक्का दुक्का फिल्में ऐसी होंगी जिसमें उन्होंने गाया और वो गाना नहीं चला हो। ऐसा उनका जलवा था, ऐसा उनका दौर था। और सारे सिंगर्स को उन्होंने, सारे सीनियर सिंगर्स थे, पहले से गा रहे थे, बहुत जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब इनका दौर आया तो सब दब गए, सब छुप गए। कोई एसपी बालासुब्रमण्यम तक, जो सलमान खान के वॉइस थे, उनको रिप्लेस करके शानू दा बन गए उनके वॉइस। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, ये शो करने के लिए इंपैक्ट कितना जबरदस्त था। और शानू दा एक इमोशन है, क्योंकि उस समय की फिल्म में हीरो के साथ जो वॉइस, हम कोई भी हीरो को याद करते हैं उस समय शानू दा का वॉइस याद आता ही आता है, क्योंकि वो जुड़ गया था उनके साथ। और वो जो हमारे ग्रोइंग एज था, उस समय उस तरह की फिल्में, उस तरह के हीरोज, उस तरह के गाना, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, उस तरह का म्यूजिक, तो सब मिला के एक ऐसा माहौल बना था, जैसा अरिजीत सिंह का एक माहौल बना था 2010-11 के बाद, जो एक अभी भी थोड़ा बहुत है वो माहौल, बीच में बहुत चला था, तो एक पैटर्न बन गया था। अरिजीत सिंह के इर्द गिर्द म्यूजिक घूमता था, और म्यूजिक डायरेक्टर भी ऐसे ही बनाते थे, और गाने भी उनके हिट होते थे।
अगर आज तक भी अगर मान ले तो एक उस तरह का माहौल बना हुआ, तो वो माहौल बना था उस समय, एंड दैट वाज वेरी रेयर, क्योंकि वो माहौल सिर्फ 70s में किशोरदा के साथ बना था या 60s में रफी साहब के साथ बना था। तो वो चीज़ फिर से एक लाना, फिर से लाने का एक बहुत बड़ा श्रेय छानुदा को जाता है। तो दैट इज द इम्पैक्ट। उदित नारायण भी थे, ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं गाते थे या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वो भी गा रहे थे फिल्में, वो उनकी भी आ रही थी। जो लोग एग्जांपल देते हैं कि फिल्मों के, मैंने भी दिया है, ठीक है, कि ये उदित नारायण ये गाने गाए, ये फिल्म उनकी हिट हुई। बात हिट होने का, हिट तो कुछ गाने सुरेश वाडेकर के भी हुए, विनोद राठौर के भी हुए, कुछ गाने अमित कुमार के भी हुए, लेकिन छाप नहीं छोड़ पाए। वो एक जनरेशन को, जो पूरा एक जनरेशन का जो म्यूजिकल सेंसिबिलिटी है उसको तैयार करना, एक तरह के म्यूजिकल सोच को जन्म देना, और उसमें लीड वॉइस जो है वो छानुदा का रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। उस कंपटीशन में बड़े बड़े दिग्गजों को हरा कर, और एक अननोन वॉइस, एक अंदर आके एंट्री मार के, बाहर से आके, और नो गॉडफादर नथिंग, और अब जगह बनाना, और ऐसा जगह बनाना कि आप एक नहीं 100 एग्जाम्पल में दे सकता हूँ क्यों उनका इंपैक्ट ज्यादा था। आप देखिए, ही वॉज द फर्स्ट सिंगर जिनको ऐड मिलते थे, अनबिलीवेबल। उस समय म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब ऐसे भी फिल्मों में ऐड, फिल्म स्टार ऐड बहुत कम करते थे, बहुत उस तरह का मार्केट ओपन नहीं था, तो बहुत कम स्पॉन्सरशिप, ऐसे जो आज जो देखते हैं कि 10-10, 20-20 स्पॉन्सरशिप लेते हैं हीरो हीरोइंस, ऐसा नहीं था उस समय। उस समय एक सिंगर का जब तक उस तरह का उसका स्टेचर नहीं होगा, उस लेवल पे वो नहीं जाएगा, तो कौन लेगा एडवर्टाइजमेंट में। इतना पावर था उनके इम्पैक्ट का, असर का इतना जबरदस्त उनका दबदबा था उस समय, कि पहले सिंगर थे जो ऐड कर रहे थे। कहाँ उदित नारायण या विनोद राठौड़, अमित कुमार, ये लोग तो सब बड़े बड़े दिग्गज थे, सब कहाँ थे उस वक्त, सब गायब हो गए थे। ही वॉज द फर्स्ट सिंगर जिनको शोज में लिया जाता था होस्ट करने के लिए। मुझे याद है सुपर हिट मुकाबला फॉर इंस्टेंस, उदित नारायण को नहीं बुलाया गया था, या अमित कुमार को तो नहीं बुलाया गया था, जो भी उस समय थे छानुदा को बुलाया जाता था। इंटरव्यू सबसे ज्यादा छानुदा के आते थे, उदित नारायण के नहीं आते थे। हम लोगों ने लाइव इंटरव्यूज उस समय कितने मतलब कम आते थे, लाइव इन द सेंस कि टीवी पे इंटरव्यूज कितने कम आते थे उस समय, क्योंकि एक ही दो चैनल, दूरदर्शन था, जीटीवी आया था बाद में, कितने उसमें छानुदा के इंटरव्यूज आते थे, और किसी सिंगर का नहीं आता था। और अखबारों में जो न्यूज़ आते थे उनके बारे में, वो कोई सिंगर के बारे में नहीं आता था उस समय। जिस तरह से छानुदा का हर हफ्ते एक नए न्यूज़ आना ज़रूरी है। लिस्ट ले लीजिए, सुपर हिट मुकाबला हो, फिल्म्स टॉप 10 हो, जो सब भी उस वक्त आते थे, फिर एटीएन आया, बिफोर यू म्यूजिक आई, सब जो चैनल्स आए, उसमें आप देख लीजिए 10 गाने अगर बजते थे, 9 गाने छानुदा के बजते थे, और टॉप में रहते थे वो सब गाने। ये सब आप बयान करके आप समझा नहीं सकते हो जब तक आप वो दौर जिए नहीं हो, देखे नहीं हो। हम एक एक लिस्ट फॉलो करते थे, अखबारों में आते थे लिस्ट, टॉप 10 सॉन्ग्स के, टॉप 20 सॉन्ग्स के। उसमें टॉप 10 जो सॉन्ग्स रहते थे उसमें 8 सॉन्ग 9 सॉन्ग छानुदा के रहते थे। एक गाना सोनू निगम का भी रहता था, अच्छा सिला देव, एक गाना कभी शान का रहता था, कभी उदित नारायण का रहता था, या कभी किसी और सिंगर का रहता था, लेकिन 8 गाने 9 गाने छानुदा के रहते थे। ये कोई इनकार नहीं सकता। कोई भी, अगर आपके पास कोई भी एक्सेस हो, पुराना अखबार या पुराना दौर कोई है जो जिया हो वो समय, या आपको आपका सही बात आपको बता सके, उनसे जाके पूछ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए अगर मैं गलत हूं तो दैट वाज द इम्पैक्ट। तो मैं जो बार बार कहता हूँ छानुदा ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट इसलिए है क्योंकि उनका इंपैक्ट जबरदस्त था। कितने अवार्ड्स मिले या कितना बड़ा नाम है, कितनी खामियां हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सब में रहता है, सब में खामी निकाल सकते हो। और अवार्ड की रही बात, तो मैं तो कभी भी इसका इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि 90s के बाद से, 95 90s के बाद से अवार्ड 2000 के आसपास से आता था, अवार्ड का माहौल तो पूरा खराब हो गया था, और किस तरह से अवार्ड मिलते हैं और कैसे दिया जाता है हम जानते हैं, किस कैसे गानों को अवार्ड मिला है, वी ऑल्सो नो दैट। और इतने बड़े किशोरदा को कोई अवार्ड नहीं मिला है, गवर्नमेंट से मिला है, तो ना कोई उस समय तो ऐसे कोई कंपनीज थी नहीं, स्टारडस्ट वार्डस्ट ये वो, फिल्म फेयर, मतलब फिल्म फेयर के अलावा और कोई ऐसे बहुत बड़ी कंपनीज के जो अवार्ड्स रहते थे, ऐसा कोई था नहीं। तो किशोरदा को तो गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिला नहीं, तो नेशनल अवार्ड क्यों नहीं मिला या पद्म भूषण क्यों नहीं मिला, मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम जानते हैं उनका असर क्या था। उनका असर कोई नहीं हटा सकता। आज जो कुमार सानू का नाम है, या आज जो उनको रियलिटी शोज इतने ज्यादा मिले, उदित नारायण से या उनके कंटेम्प्रेरी सिंगर से कहीं ज्यादा उनके शोज आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? वही असर आज भी चल रहा है, क्योंकि वही जो इम्पैक्ट है, जो आज इतने ज़्यादा रिमिक्स होते हैं छानुदा के गाने, कि वही इम्पैक्ट है, वही असर है। आज जो इनके इतनी जगह वो जाते हैं, शोज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा शोज़ वही करते हैं वर्ल्ड वाइड, कम से कम 20-25 शो करते हैं साल में, और टॉप क्लास शोज़ करते हैं, हाउसफुल रहता है, और कोई सिंगर उनके समय के इतना शो नहीं कर पाते हैं। तो ऑल दिस इंडिकेशन, सारी बातें इस बात की मतलब गवाह है कि किस तरह से वो एक जो उनका जो दौर था, वो उस दौर पे वो कैसे हावी थे, कैसे वो किंग ऑफ मेलोडी, किंग ऑफ म्यूजिक उस वक्त हो गए थे, बन गए थे, जो उदित नारायण या कोई भी सिंगर उसके आसपास नहीं आ पा रहे थे। सब तड़प रहे थे, तरस रहे थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिल रही थी। हर म्यूजिक डायरेक्टर, जितने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ छानुदा ने काम किया, 80-90 म्यूजिक डायरेक्टर, कोई सिंगर उस समय के इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, इतने सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं किया। वो तो अलग बात है कि बाद में जब पॉलिटिक्स हुआ, और हम जानते हैं कि छानुदा ने भी कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ उनका बर्ताव वो मुंहफट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो उनके साथ अनबनी होने लगी। नदीम श्रवण का हो गया केस, गुलशन कुमार के साथ जो टी सीरीज का, ये सब जो सारे जो बातें हुई, तो दीज आर मेजर फैक्टर्स कि छानुदा का जो एक पीक से जो एकदम से डाउन हुआ, तो इसका ये वजह है। और छानुदा की आवाज़ माने ना माने खराब हो गई थी, वो बात नहीं कि। और बॉलीवुड ऐसी चीज़ है, कट थ्रोट कंपटीशन है, थोड़ा सा भी आगे पीछे तो 19-20 हुई, भूल चुक हुई, तो आपको कोई जगह आपका कोई और ले लेगा। अगर म्यूजिक का टेंडेंसी, दौर, ट्रेंड भी चेंज होने लगा था, म्यूजिक डायरेक्टर्स नए आने लगे थे, तो देयर आर वेरियस रीजंस कि उनका डफ होते हैं। एक बात याद रखना पड़ेगा, जब तक छानुदा का वॉइस पीक पे था, जब तक वो मखमली आवाज़ थी, और जब तक वो टॉप पे गा रहे थे, तो उनको कोई नहीं हिला पा रहा था उनकी जगह से। सारे बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, कोई जगह नहीं बना पा रहा था। और नए नए हीरोज़ के लॉन्च तक में छानुदा को बुलाया जाता था, इन द सेंस कि कोई भी नया हीरो, यंग हीरो अगर लॉन्च कराना हो, तो वो जानते थे छानुदा का गाना रहेगा, उनके लिए गा देंगे तो वो गाना हिट हो जाएगा, जैसा किशोरदा के साथ था एक ज़माने में।
तो वो जो एक छाप छोड़ा है शानुदा ने, वो जो एक इम्पैक्ट छोड़ा है, तो कोई अवार्ड, कोई पॉपुलैरिटी, कोई मतलब खामी या कोई भी आप उनमें से निकाल दें, उसमें ये नहीं है वो नहीं है, वो चीज़ मायने नहीं रखता है। क्योंकि छाप इसलिए छोड़ा था, छाप जब छोड़ा था आदमी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर रहती है, कोई ना कोई गाने में वो बात ज़रूर होती है जो लोगों के दिल को छूती है, जो कि दूसरे सिंगर नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से ही शानुदा कि ये नहीं कि किसी ने मेहरबानी किया है या वो बेवजह गाए जा रहे थे और उनको कोई उनका जो वैल्यू नहीं था तो भी वो गा रहे थे, या कोई सुन नहीं रहा था तो भी वो गा रहे थे, तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज टोटली अबाउट मनी। ही वॉज मेकिंग मनी फॉर प्रोड्यूसर्स एंड म्यूजिक एंड फिल्म्स एंड कंपनीज, इसलिए उनको लिया जा रहा था, क्योंकि वो इंडिस्पेंसिबल थे, उनका बिना चलता ही नहीं था, उनका ढूंढ ढूंढ के लाया जाता, शानुदा के लिए प्रोड्यूसर वेट करते थे, ऐसी हालत थी। तो वो जो एक इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट आप नकार नहीं सकते हो। कोई सिंगर उसके बाद जो भी आए हैं, इवन अरिजीत सिंह भी इस तरह के इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, क्योंकि एक तो गाने की संख्या कम है, और अरिजीत सिंह में जो डाइवर्सिटी की बात आती है वो है नहीं, क्योंकि वो एक रोने सा, एक वेस्टर्न का एक शेड, वेस्टर्न म्यूजिक का एक कॉपी, और वो एक रोतू सा आवाज़ या एक सैड सा एक जो वाइब्स होता है, जितने भी वो हैप्पी गाने गा ले या पेपी गाने गा ले, लेकिन वो जो एक वाइब्स है वो एक थोड़ा सैड या थोड़ा, उनकी आवाज़ ही वैसी है। तो वर्सैलिटी मैं इसको नहीं मानता हूँ। आप लोग अक्सर कुछ जो व्यूअर्स हैं या तो म्यूजिक के जो श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, वो लोग मानते हैं कि अलग अलग टाइप के गाना आप गा ले तो आपको डाइवर्सिटी हो जाए। बात वो नहीं है, बात अलग अलग टाइप का गाना है। हैप्पी सॉन्ग गा लो, सैड सॉन्ग गा लो, लेकिन आवाज़ वैसी ही रहेगी। शानुदा आवाज़ को चेंज कर सकते थे, जैसे किशोरदा करते थे। ये उदित नारायण पे भी नहीं था, वो तो स्पेलिंग सिंगर थे, सभी जानते हैं। तो उदित नारायण पे भी ये बात नहीं थी कि वो वॉइस को चेंज कर सकते, क्योंकि एक हंसी निगाह से जो आदमी गाना गा रहा है, और वो तुम मिले दिल खिले गा रहा है, या आंखों की गुस्ताखी गा रहा है, और अब तेरे बिन गा रहा है, चारों वॉइस आप देख लीजिए, चारों अलग अलग वॉइस है, कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं भारी, कभी लाइट, कभी ठीक है। मॉड्यूलेट इज वॉइस सो वेल, मैंने पहले भी बताया था, और ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, डाइवर्सिटी नहीं है, मोनोटोनस सही है, वो है। आप अगर एक हंसी निगाह को देख ले, या भोली वाली लड़की ये गाने अगर देख ले, नज़ल का तो कोई सवाल ही नहीं इन गानों में, तब भी लोग बोलते रहते हैं नज़ल, मोनोटोनस, एक जैसा बोलने लगते हैं। तो ये उनकी रुचि समझ में आता है कि उनकी अपनी जो रुचि है उस पर मतलब सवाल उठता है। तो बिकॉज ये सब सारे जो बातें, मतलब टेक्निकल बातें जो हैं, ये मैं बता रहा हूँ, तो उसका कोई दम नहीं है इन बातों में कि नज़ल है या डाइवर्सिटी नहीं है, मोनोटोनस है। मोनोटोनस, अगर कोई सिंगर मोनोटोनस नहीं है 90s में, तो वो शानुदा ही है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा, शानुदा ही हर तरह के गाने, हर मूड के गाने, हर हीरो के लिए चेंज करके, हर फेज के गाने, इवन फादर सन्स के लिए, एक फादर गाए धर्मेंद्र के लिए गा रहे हैं तो वो सनी देओल, बॉबी देओल के लिए भी गा रहे हैं, अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हैं तो अभिषेक बच्चन के लिए भी गा रहे हैं। तो एक ही ऐसा उस समय सिंगर था जो हर मूड में, हर कॉन्टेक्स्ट में, हर सिचुएशन के साथ वॉइस को चेंज करना, टेक्सचर चेंज करना, उसका मॉड्यूलेट करना कोई नहीं कर पाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है, मोनोटोनस का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो क्योंकि अगर मोनोटोनस बहुत ज़्यादा होता तो लोग ऐसे भी नहीं सुनते, और म्यूजिक डायरेक्टर भी उनको नहीं लेते, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर इसलिए लेते थे क्योंकि इतना जल्दी एक तो पिक करते थे, वो भी और किसी सिंगर में नहीं था, और वो इतना बखूबी उसको अलग अलग शेड्स ऑफ वॉइस उसको मतलब गाते थे, तो वो इतना रन नहीं कर पाते थे, या कोई भी सिंगर नहीं पाते, चाहे लोग जितना भी बोल लें। क्योंकि मुझे लगता है कि 2000 के बाद से जो यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं वो जानते नहीं है, कुमार सानू कितने गाने सुने नहीं होंगे, या उस दौर को देखा नहीं होगा, इसलिए समझते नहीं है। और उदित नारायण के गाने थोड़े ज़्यादा आ रहे थे 2005-6 के बाद, थोड़े आ गए थे बीच में, तो हिट हो गए थे, तो उससे उनको लग रहा है कि उदित नारायण ही बहुत बड़ा अच्छे सिंगर थे और शानुदा नहीं थे। या अरिजीत सिंह को के समय के जो हैं उन सब सोचते हैं कि अरिजीत सिंह ही सबसे अच्छा है, और बाकी पास्ट के वो भूल जा रहे हैं। लेकिन जो असर है, जो इम्पैक्ट है आज भी, और जैसा मैं बता रहा था, आज भी जो नाम है शानुदा का, जो ब्रांड वैल्यू है, जो उनको दिखते हैं हर जगह, उनकी विजिबिलिटी है, उनका जो करेंसी है, और उनकी जो डिमांड है, वो उनके कंटेम्प्रेरी सारे सिंगर से ज़्यादा है, आगे है। तो ये अगेन इट इज़ ए प्रूफ कि उनका इम्पैक्ट, उनका असर, उनका जो हेफ्ट है, उनका जो जज्बा है, जलवा है, वो बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी सिंगर उसके आसपास नहीं आ पाता है। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर शानुदास ग्रेटनेस। और अवार्ड नहीं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन और पॉलिटिक्स भी बहुत है, जिससे दौर एक बहुत लंबा नहीं चल पाया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इज़ अ बैड सिंगर या ही कुड नॉट सिंग, या वक्त के साथ वो गा नहीं पा रहे था। थोड़ा ज़रूर आवाज़ में कमी, जैसे मैं बता रहा था, आ गई थी, खामी आ गई थी, लेकिन स्टिल जो हम कोई भी हिट गाने हम संजय दत्त का उठा लें, या अजय देवगन का उठा लें, या सलमान खान का, आमिर खान का, शाहरुख खान का, फरदीन खान का, मतलब किसी का भी हम उस जमाने के, बॉबी देओल का, सनी देओल का, अक्षय कुमार का, किसी का भी उठा लें हम, जो टॉप हिट गाने हैं। तो और बाद में भी उन्होंने काफ़ी फिल्में करी, फिल्में फ्लॉप हो रही है, गाने फ्लॉप हो रहे हैं, नहीं चल रहे, लेकिन वो जो मूड और दौर था, और वो गाने जिस तरह से चलते थे, जिस तरह से हिट होते थे, किसी के गाने नहीं बजते थे। मैं बता रहा हूँ, बसों में, शादियों में, कहीं दोस्तों के घर, कहीं भी रेडियो में, एफएम तो था नहीं उस समय, जो भी विद्भाती जो भी आता था, या कभी भी हम लोग सुनते थे गाने, जिस तरह से कुमार शानू के गाने छाए रहते थे। तो वो आप कोई कम्पीट नहीं कर सकता है उस ज़माने के साथ, कोई उस दौर के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। और इसका बहुत बड़ा प्रूफ है ये कि शानू अगर ग्रेट नहीं होते, कहीं ना कहीं उनमें बहुत खूबियाँ नहीं होती, तो अगर गाना सुन लोगों को पसंद नहीं आता, भाता नहीं अगर, तो शानू इतने पॉपुलर नहीं हो पाते, और इतने सिंगर्स को वो हटा के अपना जगह नहीं बना पाते। तो इसके आगे और कहने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, और मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, उदित नारायण अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि जो असर है, जो इम्पैक्ट है शानुदा का, जो डाइवर्सिटी है, जो गले में जो डेप्थ है, जो विब्रेटो है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो खूबियाँ हैं, वो सब कोई बहुत ही यूनिक बनाता है उनको।
और उस यूनिकनेस के लिए ही वो इतने सक्सेसफुल रहे, अपने दौर में सबसे सक्सेसफुल रहे। उनका रेट बहुत ज़्यादा था, वो आके उन्होंने सिंगर्स का रेट बढ़ा दिया था। ऐसी हालत थी कि वो जो मांगते थे उतना मिल जाता था उनको, 25-30 हज़ार 40 हज़ार, उस ज़माने में जब बाकी सिंगर्स को 5-10 हज़ार मिलता था। तो इट इज़ रियल अचीवमेंट फ्रॉम ए पुअर फैमिली, फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड विद नो फुटिंग, नो गॉडफादर, नथिंग। तो अपना अगर मेरिट नहीं है तो क्या है इसमें। तो हम को बहुत नकारना बहुत आसान है कि भाई ये था वो था, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें और प्रूफ अगर चाहते हैं टेक्निकल पे, लॉजिक पे, तो आपको मैं ऐसे 100 प्रूफ दे सकता हूँ जो प्रूफ करता है कि शानू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम, इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम। क्योंकि आप सिंपली हीरो के नंबर देख लीजिए, 80-90 हीरो के लिए उन्होंने गाया, कितने सिंगर्स गाए हैं उस समय के, वेरी फ्यू। तो आप कोई भी मतलब पैरामीटर उठा लीजिए, कोई भी जो आंकड़ा होता है वो उठा लीजिए, कोई भी कैसे भी एंगल से, अब अगर लॉजिक और फैक्ट के साथ अगर हम बात करते हैं तो आप कभी भी नहीं ये कह सकते कि उदित नारायण अच्छा था या कोई और अच्छा था, या क्योंकि शानू दा के आगे सब फीके पड़ गए थे उस समय, दौर ऐसा था, समय ऐसा था, और शानू दा का दबदबा ऐसा था। तो होपफुली दैट क्लैरिफाइज मेनी ऑफ योर डाउट्स। और अगर फिर भी आपको लगता है कि उदित नारायण वाज ग्रेटर देन शानू दा, या उदित नारायण वाज हैड ट्राउंस्ड या डिफीटेड शानू दा, ऐसा, तो फिर आपको ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको और गाना सुनने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगा। बाकी यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियंस और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। कमिंग बैक विद अनदर न्यू एपिसोड। बाय बाय।